जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो। मानस की वाणी गूंजे दिया यही कल्याणी, सिक्त मानस की वाणी गूंजे दिया यही कल्याणी। चिर उदार भारत की संस्कृति सदा अभय हो, सदा अजय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो। नमस्कार। उपाध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत नमस्कार। माननीय कुलपति जी महोदया का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप वर्तमान में पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कोलकाता में कुलपति पद पर कार्यरत हैं। इससे तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर साथ ही विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग भी रह चुकी हैं। पुस्तकें प्रकाशित विभिन्न भाषाओं में अंग्रेजी आपकी कथाकार सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पुस्तकों के द्वारा कराई गई। तो 2013 साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 2016 के सन्मार्ग द्वारा आपने और दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की है। अग्नोत्री जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं इस कार्यक्रम से जो उपाध्यक्ष महोदय जी से मान पिछले देश में शिक्षा के रूप में कार्यरत आपने बल्कि 9 वर्ष में भाषा के क्षेत्र में राजनीति के रूप में कार्य करते हुए भाषा, अनुवाद, लेख, निबंध, नाटक आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया है। भारतीय पुस्तकें जैसे प्रवासी टुडे, प्रवासी दुनिया, पूर्वाई,
भारत भवन, अनुशीलन, सम्यक जैसी महत्वपूर्ण, न केवल इन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया है, बल्कि सूरीनाम और न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलनों की पत्रिकाओं का भी संपादन कर साहित्य और अकादमिक जगत में एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। आप अपने व्यस्तता कार्यक्रम से यहाँ उपस्थित हुए। आप हमारे अपने हैं, आप संस्थान परिवार के हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की हमारी निदेशक महोदया प्रोफेसर बीना शर्मा जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप मुख्यालय के अध्यापक शिक्षा विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। साथ ही साथ संस्थान के सचिव और भुवनेश्वर केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी आपने कार्य किया है। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका शैक्षिक उन्मेष का संपादन किया है। साथ ही साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण विभाग से प्रकाशित आप संपादन कर रही हैं। आप द्वारा के चुके हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि अभी दिल्ली केंद्र पर विमोचन हुआ, जिसका कि बहुत ही हालांकि आपकी लेखनी निरंतर इस ओर कार्य करती रहे और आप हमें संस्थान में रहकर दिशा निर्देश देती रहे। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। को आगे बढ़ाते अपने विभागाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं और विभाग में आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर हरिशंकर जी भी सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर नहीं जुड़े मैडम जी कुछ बच्चे माए फोन किए। हरिशंकर जी आप बोलिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, अभी तो छात्रों का है मैम। नहीं आपको ही करना है ना, विभागीय परिचय देंगे ना आप? जी 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 बताता हूँ जी, विभागीय परिचय आपको ही देना है जी। आवाज, हेलो, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। 17 नवंबर 2021-22 में हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, हमारे इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी, माननीय कुलपति, पश्चिम बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय कोलकाता से जुड़े हैं। मैडम केंद्रीय हिंदी संस्थान, जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदीतर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। हमारे अध्यक्षी के लिए प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री अनिल शर्मा जोशी जी,
संस्थान की निदेशिका महोदय प्रोफेसर बीना शर्मा जी, विभाग और संस्थान के सभी प्राध्यापक बंधु, अधिकारी बंधु, प्रशासनिक सदस्य, हमारी टेक्निकल टीम के सभी सदस्य और प्रिय प्रशिक्षणार्थी के सभी सदस्य, और जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो स्थापना हुई थी उसको भारत सरकार के अनुच्छेद 351 को ध्यान में रखते हुए हिंदी से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए और हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण, भाषा विश्लेषण, भाषा पर तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी शिक्षण सामग्री को विकसित करने के उद्देश्य से 15 मार्च 1960 को अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा की स्थापना की गई। यद्यपि यह महाविद्यालय 1952 से अपने सीमित संसाधनों से चल रहा था। इसकी स्थापना हमारे दक्षिण भारत के पद्म भूषण पद्मश्री माननीय मोटरी सत्यनारायण द्वारा की गई है। मित्रों, 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान एक नया नाम दिया गया और तब से निरंतर केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी उत्तर प्रदेश और विदेशों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता रहता है। संस्थान के 8 केंद्र हैं, जिसमें दिल्ली, गुवाहाटी, दीमापुर, शिलोंग, हैदराबाद, मैसूर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद, ये 8 केंद्र के माध्यम से केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को हिंदी उत्तर प्रदेशों के लिए आयोजित करता है। मित्रों, ये हमारे जितने भी दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भी केंद्र हैं, इनका मुख्य कार्य जो है वहाँ के हिंदी जो अध्यापक हैं उनको समयबद्ध ढंग से नवीकरण पाठ्यक्रम उनके लिए आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की मांग के अनुसार, जैसे बैंक है, रेलवे है और एनजीओ तमाम तरह के जो और भी विभाग हैं, उनकी मांग के अनुसार हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इन केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। मित्रों, हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण और हिंदी के विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय आगरा में 8 विभागों की स्थापना की गई है। इनमें अध्यापक शिक्षा विभाग, जो मेरा विभाग है, जिसका आज से सत्रारंभ कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के कारण हम इस सत्रारंभ को विलंब से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि नागालैंड में जो हमारा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है उसके प्रवेश हमारे देर से हुए हैं। मित्रों, अध्यापक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक है दूरस्थ अध्यापक शिक्षा विभाग और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग, जिसमें लगभग हमारे 100 विदेशी छात्र यहाँ पर हिंदी सीखने आते हैं। एक है भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, जो टेक्नोलॉजी, वेब इत्यादि से संबंधित तमाम कार्यों का निर्वहन करता है। पूर्वोत्तर शिक्षण सामग्री निर्माण विभाग, इसमें भारत के जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, उनके कोर्सों का निर्माण और हिंदी उत्तर प्रदेशों के जो लोक संस्कृति है उनको हिंदी में अनुदित करके जन जन तक पहुंचाने कार्य ये पूर्वोत्तर शिक्षण सामग्री निर्माण विभाग करता है। एक नवीकरण भाषा प्रचार विभाग है, जिसका मुख्य कार्य जो हमारे हिंदी उत्तर प्रदेश हैं उनमें हिंदी शिक्षण से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों के लिए समयबद्ध संवर्धनात्मक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना नवीकरण विभाग का कार्य है। एक अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग है, जिसका मुख्य कार्य गवेषणा निकालना, शब्दकोश बनाना और विभिन्न जो हिंदी उत्तर प्रदेश हैं उनके के लिए अध्ययन, हिंदी से संबंधित अध्ययन सामग्री का निर्माण करना उसका मुख्य कार्य है। एक सांध्यकालीन विभाग है, जिसमें अनुवाद तक पाठ्यक्रम और पत्रिका के पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। मित्रों, केंद्रीय हिंदी संस्थान वर्तमान समय में 8 पत्रिकाएं निकालता है, जिसमें गवेषणा है, जिस गवेषणा में हमारे गवेषणा जो पत्रिका है वो अनुपयुक्त भाषा विज्ञान, साहित्य शिक्षण और शिक्षा जगत की पत्रिका है। अध्यापक शिक्षा विभाग शैक्षिक उन्मेष पत्रिका निकालता है, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को इसमें जगह मिलती है। नवीकरण एकक भावक पत्रिका निकालता है, जो हिंदी साहित्य से संबंधित है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग प्रवासी जगत पत्रिका निकालता है, जिसमें
देश विदेश के हिंदी जगत से जुड़े हुए विभिन्न लेखों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मित्रों, एक दिल्ली से संवाद पथ निकलते हैं जो मीडिया से संबंधित है। समन्वय पूर्वोत्तर श्लोक से निकलती है। इसका मुख्य कार्य है पूर्वोत्तर की जो लोक संस्कृति है, जो लोक साहित्य है, उसको और वहाँ के जो विद्वानों के लिए विभिन्न प्रकार के जो आलेख भेजते हैं उनको इसमें जगह मिलती है। इसी प्रकार से दक्षिण के लिए समन्वय दक्षिण और पश्चिम के लिए समन्वय पश्चिम पत्रिका है जो अहमदाबाद से निकलते हैं। मित्रों, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अध्यापक शिक्षा विभाग केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना जब हुई थी 1960 में, तब से यह कार्यरत है। मित्रों, हमें आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की 1960 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका पहला बैच 1961-62 में प्रारंभ हुआ था। 1961-62 में हमारे पास निष्णात में 6 छात्र, पारंगत में 11, प्रवीण में 47 छात्र इसमें प्रवेश प्राप्त किए थे। मित्रों, हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान में जो पाठ्यक्रम चलते हैं, जिसमें हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत, हिंदी शिक्षण प्रवीण और त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा तृतीय वर्ष, इनमें हिंदी दर प्रदेशों के ही छात्रों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। इसमें कुछ सीटें निर्धारित हैं, कुछ सीटें सेवारत अध्यापकों के लिए निर्धारित है, कुछ सीटें जो हैं प्री सर्विस छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। मित्रों, वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण निष्णात में प्रथम वर्ष में 23 छात्र, हिंदी शिक्षण निष्णात द्वितीय वर्ष में 13 छात्र, पारंगत में प्रथम वर्ष में 63 छात्र, पारंगत सेकंड ईयर में 57 छात्र, प्रवीण फर्स्ट ईयर में 21 छात्र, प्रवीण सेकंड ईयर में 19 छात्र और तृतीय वर्ष में 37 प्रशिक्षणार्थी जो है प्रवेश प्राप्त किए हैं। मित्रों, इन छात्रों में हमारे पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और पंजाब के प्रशिक्षणार्थी हैं। मित्रों, हिंदी शिक्षण निष्णात अमर स्तरीय पाठ्यक्रम है, हिंदी शिक्षण पारंगत बीएड स्तरीय पाठ्यक्रम है, हिंदी शिक्षण प्रवीण डीएलएड स्तरीय पाठ्यक्रम है, त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा जो है वो नागालैंड का अपना पाठ्यक्रम है। मित्रों, केंद्रीय हिंदी संस्थान में देश विदेश के छात्र अध्ययन अध्यापन करते हैं। मित्रों, यह आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय में 100 विदेशी छात्र और इसी प्रकार से दिल्ली केंद्र में भी 50-60 छात्र अध्ययन करते, हिंदी सीखने आते हैं। इसी प्रकार से लगभग 300 के आसपास हिंदीतर प्रदेशों के छात्र जो है यहाँ हिंदी प्रशिक्षण में अपने भविष्य की का निर्माण करते हैं। ये सभी छात्र स्वदेशी विदेशी मिलकर केंद्रीय हिंदी संस्थान में होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस को मनाते हैं, जो विश्व में एक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रदान करते हैं, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए अत्यंत गौरव की बात है। मित्रों, संस्थान में जो भी छात्र छात्र या प्रशिक्षणार्थी अध्ययन करते हैं, उनके लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान अतिरिक्त है ज्योतिष, गीत संगीत, वादन, नृत्य की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाता है। हमारे छात्र आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सत्रारंभ में हमारे जितने भी नए छात्र प्रशिक्षणार्थी हैं उनको शुभ संदेश देता हूं, अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय ने हमको बताया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान किस प्रकार से लगातार 1960 से प्रयासरत है और छात्र छात्राओं को अध्यापक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि वे देश विदेश तक जा जाकर हिंदी को और अधिक प्रसारित कर सके, उसका प्रसार कर सके। विदेशी छात्र जो विदेशी विभाग है
वो विदेशी छात्र यहाँ आकर हिंदी को पढ़ते हैं, बड़ी रुचि से पढ़ते हैं और अपने अपने देशों में जाकर हिंदी का प्रसार और प्रसार करते हैं। आज के हमारे बीच जी सर, जी आ गए। अच्छा सर, जी 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 सर, जी सर, बहुत ही हर्ष का अनुभव हम कर रहे हैं कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं जिनका कि स्नेह लगातार संस्थान को प्राप्त होता रहा है। माननीय कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कुलपति पद पर पदस्थ हैं। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में आप अनेक अकादमिक पदों पर रह चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ HPU के अध्यक्ष एवं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष पद को आपने सुशोभित किया है। आप लगभग 4 दशकों से शिक्षा जगत से जुड़े हैं। इस अवधि में आप क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र HPU धर्मशाला के निदेशक पद पर, बाबा बालकनाथ महाविद्यालय चकमुआ हिमाचल प्रदेश के प्राचार्य, शिवालिक कॉलेज पंजाब में हिंदी के प्रवक्ता पदों पर आपने कार्य किया है। आपने लगभग 18 पुस्तकों का लेखन किया है। आपके द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, जम्मू कश्मीर के जननायक राजा महाराजा हरि सिंह जी और अंबेडकर यात्रा के पदचिन्ह आदि पाठकों एवं विचारकों द्वारा काफी सराही गई हैं। आप नियमित रूप से समाचार पत्रों में लिखा करते हैं। आप जनसत्ता अखबार से भी जुड़े रहे हैं। 1975 में जबकि भारत सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी तो उसका विरोध करते हुए आपने जेल यात्रा भी की है। आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश के बक्सर नगर में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की स्थापना की है। ऐसे महान और सम्मानित व्यक्ति का इस कार्यक्रम में पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। आपकी अध्यक्ष, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं तो आपकी अनुमति से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज आगे के कार्यक्रम में जो कि जिन विद्यार्थियों छात्र छात्राओं के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कुछ नया सीखते हैं छात्र तो वे बहुत ही हर्ष की अनुभूति करते हैं। वैसा ही जब नई कक्षा में नए प्रशिक्षण के लिए वे यहाँ आए हैं तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छी अनुभूति उनको यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करके होगी। तो इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने निष्णात प्रथम वर्ष के छात्र जो कि उड़ीसा से हैं, राजकिशोर प्रधान को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगर राजकिशोर प्रधान मेरी आवाज सुन रहे हो और जुड़े हुए हैं तो अपना माइक ऑन करके अपने विचार रखें। धन्यवाद मैम। हाँ, मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमा पंडिया जी, आज के कार्यक्रम अध्यक्ष कुलदीप अग्निहोत्री जी और सभा विराजित सभी गणमान्य युवतियों और उपस्थित समस्त साधुजनों में हृदय से सादर नमन करता हूँ। मैं राजकिशोर प्रधान उड़ीसा से हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रथम में पढ़ाई कर रहा हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका स्थापना सन 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय आगरा में है। इसके कुल 8 केंद्र हैं, जैसा कि हमारे सर ने बताया। इसके कुल कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि इसका प्रथम कार्य है हिंदीतर क्षेत्रों के हिंदी अध्यापकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण
देना। इसका दूसरा कार्य है विदेशी छात्रों के लिए द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण देना। इसका तृतीय कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। इसका चतुर्थ कार्य संध्याकालीन पाठ्यक्रम निर्माण है। और पांचवा कार्य है नवीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम बनाना। इसका सातवां कार्य है हिंदी संबंधी परियोजनाएं तथा राजभाषा विषयक अन्य कार्य करना। और इसका आठवां कार्य है हिंदी शिक्षण में अनुसंधान के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका और एक कार्य है जो अहिंदी क्षेत्र है वहां तक हिंदी को पहुंचाना, ताकि हम एक भाषा के रूप में आगे बढ़ सके, हमारी साहित्य संस्कृति को आगे ले सके, एकत्व का एक संचार कर सके। जो बहुभाषी समाज हमारे देश में व्यापा हुआ है उसे एकजुट कर सके। और इसके जो प्रतीक चिन्ह में लिखा हुआ है कि ज्योति सो जन जन का जीवन, जिसका अर्थ है कि जितने भी जन जीवन है उनका जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से ज्योतिमय हो और जो अंधकार है वो दूर हो सके। न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी हिंदी संस्थान हमारी भाषा, संस्कृति और साहित्य को पहुंचाने में सक्षम हो चुका है। बहुत सारे विदेशी छात्र हमारे देश में आके हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य को पढ़ रहे हैं और हमें भी मौका मिल रहा है उनके साहित्य और उनके बारे में जानने का। मैं खुद को एवं जो लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि हम एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य बहुत महान है। और हम ऐसे एक ऐतिहासिक संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जो एकत्व का प्रचार एवं प्रसार कर रहा है। मेरी मान्यता है कि शिक्षा मनुष्य को एक पहचान दिलाती है, उसका सर्वांगीण उन्नति करती है और शिक्षा हमें हमारे गुरुजनों से मिलता है। इसलिए मैं गुरुजनों को के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं जो कि बहुत लोगों ने कहा है और सर्वमान्य भी है। कुछ ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं, बस थोड़े ही समय, क्योंकि बहुत सब कुछ हमारे जो सर हैं वो बोल चुके हैं, तो मेरा जितना अनुभूति है मैं उतना ही बताना चाहता हूं। गुरुओं के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, गुरु ही विष्णु हैं जो इस सृष्टि को पालते हैं और गुरु ही साक्षात महादेव हैं जो हमारी दुख को तारते हैं और गुरु ही परम ब्रह्म है जो सर्वत्र पूजनीय है। ठीक उसी तरह गुरु एक शिष्य के लिए सब कुछ होते हैं, जो हमें पालते भी हैं, सिखाते भी हैं, हमारी त्रुटियों को तारते भी हैं। इसलिए मैं हमेशा उनका नमन करना चाहता हूं। बस इतना कह के मैं अपना वक्तव्य यहीं शेष करता हूं। धन्यवाद। आपने बहुत ही करीब से संस्थान को जानने की कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पारंगत प्रथम वर्ष से आमंत्रित करती हूँ सुश्री तन्या दास को, जो कि उड़ीसा से हैं। तन्या, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो अपना माइक ऑन करके बेटा अपने विचार प्रस्तुत करो। तन्या। धन्यवाद मैम। हाँ बेटा, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। केंद्रीय हिंदी संस्थान में आयोजित सत्रारंभ समारोह में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय निदेशक महोदया, माननीय विभागाध्यक्ष महोदय, माननीय शैक्षिक संयोजक महोदया एवं आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर नमन एवं मेरे सहपाठियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तनया दास पारंगत प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। अपनी कक्षा की ओर से
प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सभी ने मुझे चुना, इसीलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। हम सभी के लिए यह अत्यंत सौभाग्य एवं हर्ष है कि हम केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़े एवं हमें यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। इस बात से हम सब भलीभांति परिचित हैं कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार, उसकी महत्ता, विविधता में एकता का भाव, अनेक संस्कृति को एक सूत्र में बांधना तथा योग्य एवं दक्ष शिक्षकों का निर्माण करने में केंद्रीय हिंदी संस्थान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इस संस्थान के छात्र केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि कोरोना के इस कठिन दौर में इतनी सारी समस्याओं के बावजूद हमारे सभी शिक्षकों का अथक प्रयास, उनका सहयोग, उनकी समयनिष्ठता, प्रत्येक विषयों का ज्ञान तथा उसे प्रस्तुत करने की शैली अत्यंत लाभदायक एवं सराहनीय है। हम सब संस्थान का और उनका आभारी हैं। आशा है कि हमें जल्द ही संस्थान में जाने का अवसर मिले ताकि वहां उपलब्ध सारी सुविधाएं प्राप्त कर हम और भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब मैं इसके बाद आमंत्रित करती हूँ उड़ीसा से ही निरंजन बेहरा, जो कि प्रवीण प्रथम वर्ष के छात्र हैं। निरंजन। मैम। हाँ निरंजन, अपना माइक भी ऑन करो और वीडियो भी ऑन कर लो। शुरू करो बेटा। जी मैम। हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, सुनो करो बेटा। जी मैम, मैं सभी का नमस्कार करता हूँ और मेरा वक्तव्य आरंभ करता हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्रारंभ कार्यक्रम में उपविष्ट आदरणीय तथा महानुभाव अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय निर्देशिका महोदय, आदरणीय विभाग अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यापकगण, शिक्षा विभाग केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, आप सभी को सहृदय नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मेरे प्यारे सहपाठियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं निरंजन बेहरा प्रवीण प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। अपनी कक्षा की ओर से प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज एक स्मरणीय दिवस है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जुड़े हुए हम भाग्यशाली विद्यार्थी हैं। एक राष्ट्र एक भाषा हिंदी को भारत के हर प्रांतों में सभी गांवों में परिचित करने के लिए एक महान दायित्व को हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान निभा रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में भारत के विभिन्न प्रांतों से आने वाले छात्र केवल हिंदी अध्यापन का ही परीक्षण नहीं लेते, वरन हिंदी के माध्यम से प्रेम और सद्भाव का विकास भी करते हैं। कोरोना के कारण 2020 दिसंबर महीने के पहले दिन से शुरू हुआ ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम तथा भारतीय शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी भाषा की संरचना, भाषा विज्ञान, अन्य भाषा शिक्षण और कंप्यूटर आदि शिक्षा को हमारे प्रिय अध्यापक और अध्यापिकाएं ने सरल शब्द के साथ ग्रुप के माध्यम से व्यक्तित्व कांटेक्ट के
माध्यम से हमको प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए हम हमारे अध्यापक और अध्यापिका के पास आभार व्यक्त करता हूँ। के आधार मेरा वक्तव्य पेश करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी सबसे छोटी कक्षा त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा तृतीय वर्ष की छात्रा मार्गरेट को, जो कि नागालैंड से हैं। मार्गरेट। यस मैम। हाँ बेटा, माइक ऑन करके बोलो बेटा। आदरणीय निर्देशिका महोदय, कुल सचिव महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय एवं प्रवक्तागण, आप सभी को सुप्रभात। मैं मार्गरेट सपोय आपके संस्थान में त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कक्षा तृतीय वर्ष की संस्थागत छात्र हूँ। मैंने पिछले 2 वर्ष राजकीय हिंदी संस्थान दीमापुर में अध्ययन किया। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हम सभी छात्र आगरा अध्ययन कार्य हेतु नहीं आ पा रहे, जिसका हम सभी को बहुत दुख है। हम सभी अहिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र हैं, जिसके कारण ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में बहुत असुविधा हो रही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में दिक्कत हो रही है। अतः मैं इस स्पीच के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि यथाशीघ्र आगरा हो सके तो हमें आगरा केंद्र पर बुलाने का प्रयास किया जाए, जिससे हम सभी छात्र अच्छे ढंग से अपना अध्ययन कार्य संपन्न कर सके। मैंने इस कॉलेज में दाखिला कराकर अपने भविष्य को उज्जवल करने के मार्ग में सराहनीय निर्णय लिया है। आशा करती हूँ कि शिक्षा के इस मंदिर में ज्ञान का ज्योति सदैव ही छात्र छात्राओं के जीवन में प्रकाश पुंज का कार्य करता रहेगा। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने अभिभाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बेटा। आपकी जो इच्छा है, शायद कोरोना के कारण हम आपको यहाँ नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन प्रयासरत हैं कि आप यहाँ आए और हिंदी को बहुत अच्छे से और संस्थान को बहुत अच्छे से जान सकें और हिंदी का और अधिक प्रचार और प्रसार कर। अभी आपने हमारे चारों छात्रों की अनुभूति और विचार सुने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अपनी मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपना अतिथ्य उद्बोधन प्रस्तुत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय जी को। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षण संस्थान श्री अनिल शर्मा जोशी जी, आदरणीय कुलपति महोदय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, श्रद्धेय निदेशक डॉक्टर बीना शर्मा जी, आदरणीय विभागाध्यक्ष अध्यापक शिक्षा विभाग प्रोफेसर हरिशंकर जी, उपस्थित अध्यापक मित्रों, शैक्षिक संयोजक डॉक्टर सपना गुप्ता मैडम, उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और अभिनंदन। सबसे पहले तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अध्यापक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन सत्रारंभ कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, जो आज इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम हिंदी शिक्षण निष्णात, पारंगत, प्रवीण एवं त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा के प्रशिक्षणार्थी हैं। समाज में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यह आप सभी को ज्ञात है। शिक्षक सही अर्थों में, शिक्षक या गुरु सही अर्थों में मनुष्य गढ़ने का कारीगर होता है। विशेषकर हमारे भारतीय संस्कृति में
शिक्षक या गुरु की भूमिका व्यक्ति जीवन के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु की सन्निधि, प्रवचन, आशीर्वचन और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाए, उसका तो जीवन ही कृतज्ञता से भर उठता है, क्योंकि गुरु बिना न आत्मदर्शन होता है और न परमात्म दर्शन होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है मैम, आ रही है, पूरी तरह से आ रही है। तो मैं गुरु के बारे में बता रही थी, हमारे जो भारतीय संस्कृति में उसकी क्या महत्ता है। आचार्य देवोभवों का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत परंपरा रही है और ऐसे आचार्यों की छत्रछाया में से ही निकलने वाले थे कपिल, कणाद, गौतम ऋषि, पाणिनि आदि, अपने विद्या वैभव के लिए जो आज भी संसार में प्रसिद्ध है। गुरु के शांत पवित्र आश्रम में बैठकर अध्ययन करने वाले शिष्यों की बुद्धि भी तदनुकूल उज्जवल और उदात्त हुआ करती थी। और गुरु का जीवन तो जीवन आदर्श जो होता था, वो लोकहित एवं शिक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देना होता था। प्राचीन काल में गुरु ही शिष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान देते थे, लेकिन आज वक्त बदल रहा है। आज शिक्षक विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं और इस व्यवहारिक शिक्षा या ज्ञान, जिसे हम शिक्षण भी कहते हैं, प्रदान करने के लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षा या शिक्षण एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक, बौद्धिक और भौतिक रूप से संपूर्ण विकास शामिल है। और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का अर्थ है किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप में दी जाने वाली शिक्षा, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है तथा सीखने की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों का मेल है और एक सीमित सीमा के भीतर प्राप्त किया गया ज्ञान है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों को बार बार कुछ शब्दों को पढ़ाया और सुनाया जाना। जैसे मैं यहाँ पर भाषा शिक्षण, खासकर हिंदी भाषा शिक्षण की ही बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा माप कर दीजिए, या मुझे 3 किलो प्याज तौल कर दीजिए, या फिर मुझे 1 लीटर केरोसिन तेल माप कर दीजिए। तो ये जो इन वाक्यों में नाप कर, माप कर, तौल कर, इन शब्दों का प्रयोग सामान्य वाक्य की रचना की नजरों में हो सकता है अनुपयुक्त एवं अनावश्यक हो, परंतु यहाँ इनका प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी बार बार इन्हें सुनकर अथवा पढ़कर इनके अर्थ और संदर्भ से परिचित हो सके। प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व के 4 भाषाई कौशल के संदर्भ में देखा जा सकता है कि श्रवण प्रशिक्षण, भाषण प्रशिक्षण, वाचन प्रशिक्षण, लेखन प्रशिक्षण अत्यंत जरूरी है। तो ये श्रवण प्रशिक्षण जो है वो बच्चों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। उचित श्रवण ही भाषा सीखने का मूलाधार बनता है। मातृभाषा भाषी तो सहज रूप से अपने परिवेश में श्रवण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, परंतु अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्राय प्रयास से संभव हो पाता है, जो कि आपके यहाँ से किया जा रहा है। श्रवण प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी के समूह आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाए और वह भी उपयुक्त बलाघात, अनुतान, संगम आदि के साथ। यदि ऐसा नहीं होगा तो विद्यार्थी समान प्रतीत होने वाली ध्वनि जैसे ट, ठ, ड, ढ, श, तालव्य श, दंत आदि में अंतर करने कठिनाई का अनुभव करेगा और इसका प्रभाव भाषण वाचन पर भी पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बांग्ला में, मैं खुद बांग्ला भाषी हूँ, बांग्ला में स जो है वो तालव्य श, चाहे जो भी श हो, तालव्य श की जैसे उच्चारित होता है। तालव्य श भी जो है श, दंत स भी श और मूर्धन्य श भी श, लेकिन हिंदी में हर एक के लिए अलग अलग उच्चारण है। तो ये चीज जो है ये सीखने की बात है और इसका प्रभाव अगर वो सही नहीं सीखेंगे तो उनके वाचन पर भी बोलेगा, वो शायरी ना बोलकर शायरी बोलेगा। इसी तरह भाषण प्रशिक्षण वो श्रवण के समाने बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मातृभाषा भाषी को भाषण अभ्यास की जो है औपचारिक शिक्षा के होता है, परंतु इस औपचारिक शिक्षा में त्रुटियां रह सकती। उदाहरण, कई बार बच्चा जो है वो तुतला बोलता है, तो प्यार प्रदर्शित करने के लिए माता पिता भी उसके साथ
वैसे ही बोलने लगते हैं। इससे ये तुतलाहट स्थायी होने का भय रहता है। इसी प्रकार भावात्मक असुरक्षा के कारण भी कभी कभी विद्यार्थी हकलाने लगता है और औपचारिक शिक्षण में अध्यापक को इस प्रकार का भाषण प्रशिक्षण देना होता है जिससे विद्यार्थी इन दोषों से बच सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है वाचन प्रशिक्षण। इसमें जो है ये शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। यद्यपि इसे गौण भाषाई कौशल माना जाता है तथापि जो मातृभाषा भाषी के लिए ये एक अनिवार्य कौशल है। वाचन के अभ्यास विद्यार्थी औपचारिक शिक्षण से ही प्राप्त करता है, अतः इसकी सफलता असफलता का पूरा दायित्व अध्यापक पर है। इस नजरिए से अध्यापक का दायित्व बढ़ जाता है। विद्यार्थी स्पष्ट, शुद्ध, उचित विराम, अनुतान, बलाघात के साथ स्पष्ट वाचन करे तो इसके लिए आवश्यक है कि उसे इससे अधिक अवसर मिले और अध्यापक उसकी गलतियों को तुरंत जो है उससे अवगत कराए। और चौथे जो है और अंतिम, लेखन प्रशिक्षण। ये भी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षण क्रम में इसका अभ्यास वाचन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु नवीन भाषा शिक्षण पद्धतियां अब इस बात पर बल देने लगी है कि बालक को पहले वर्ष लिखना सिखाने के स्थान पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए ताकि वे खेल खेल में लेखन प्रशिक्षण के अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार कर लें। इसके बाद विद्यार्थी जो है रेत, मिट्टी आदि के समतल पर खेल पद्धति उस पर लिखे। धीरे धीरे वो अनुकरण के माध्यम से लेखन का अभ्यास करे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर भाषा शिक्षण, वो भी हिंदी भाषा शिक्षण। इसी कारण समय समय पर जो है शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की बात होती रहती है। हमारे यहाँ पर भी होती रहती है हमारे विश्वविद्यालय। और अध्यापकों की तैयारी की ओर ध्यान देना केवल शिक्षा देने के लिए ही आवश्यक नहीं है। इसके अनेक पक्ष ऐसे भी है जो जाने अनजाने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में यदि प्रशिक्षक अपने कर्तव्य को पूरी तरह जो है उसका पालन करता है तो प्रशिक्षक तो हर प्रशिक्षु उसका अवलोकन करता है और वैसा ही बनने की ओर अग्रसर होता है। जब प्रशिक्षु अपने प्रश्न बिना हिचक प्रशिक्षक से पूछ सकता है तभी उसकी प्रतिभा भी जागृत होती है। वह स्कूलों में जाकर भी इस खुले वार्तालाप के महत्व को आधार बनाकर अपना कार्य कर पाता है। मैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो है उसका उल्लेख करना चाहूंगी। उनके शब्दों में वो आचार्य शब्द का बड़ा विशद अर्थ है। आचार्य वह है जो केवल स्वयं आचरण नहीं करता बल्कि जो आचरण कराता है वो भी। केवल आचरण करने से कोई आचार्य नहीं बने। जो आचरण करे और दूसरों से आचरण कराए, स्वयं पढ़े, दूसरों से पढ़ाए, स्वयं तैयारी करे और दूसरों से तैयारी करवाए, वही आचार्य है। एक समय हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों में 60 से भी अधिक देशों के ज्ञानार्थी आकर अपने ज्ञान पिपासा को वो शांत करते थे और मानवीय ज्ञान भंडार को और परिपुष्ट करने में योगदान भी देते थे। तो एक आदर्श केंद्र हुआ करता था। फिर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूंगी। उन्होंने कहा था कि सच्चे अध्यापक जो है वो कैसा होता है। सच्चा अध्यापक या आचार्य जो भी कहिए कि सच्चा आचार्य वही है जो अपने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सच्ची सहानुभूति के बिना हम कभी भी ठीक ठाक शिक्षा नहीं दे सकते। गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारे पूर्वजों के साथ वंशजों का रहता है। जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहां गुरु का मतलब रहता है कि अपने दक्षिणा से और शिष्य का मतलब रहता है गुरु के शब्दों से। इसके बाद दोनों अपना अपना अलग अलग अपना रास्ता नापते हैं। और आज भारत में भी अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी प्रकार की स्थिति कभी कभी बन जाती है। ऐसे में अध्यापकों के प्रशिक्षण में इन प्रवृत्तियों का परिचय कराना भी आवश्यक है। देश को ऐसे अध्यापक चाहिए जो पहले देश के ज्ञानार्जन परंपरा से परिचित हो सके और विश्व स्तर पर जो घटित हो रहा है उसे जाने। फिर दोनों के बीच जितना आवश्यक और उपयोगी उसमें समन्वय स्थापित करें। इसके लिए शिक्षकों की सेवा को एवं सेवा संस्थान योग्यतम व्यक्तियों द्वारा संचालित हो, श्रेष्ठतम आचार्य वहां कार्य करे
और समाज एवं सरकार ने सभी प्रकार के संसाधन तथा स्वायत्तता उपलब्ध कराए। शिक्षा सुधारों में इस समय सबसे अधिक प्राथमिकता का क्षेत्र मुझे लगता है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत और सक्रिय बनाकर एक अनुकरणीय कार्य संस्था को पुनः स्थापित करना है। और मैं समझती हूँ ये कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान बड़ी कुशलता पूर्वक इस समय कर रही है, पहले भी करती रही, तो इस समय कर रही है। और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी हैं श्री अनिल जोशी जी, उनकी जो है बीना मैडम है और उनकी पूरी टीम है, उनके दिग्दर्शन से मुझे लगता है कि कार्य बहुत ही सुचारू रूप से सुचारू ढंग से हो रहा है। तो मैं फिर से पुनः प्रशिक्षण पर आऊंगी कि प्रशिक्षण आप यानी कि शिक्षकों की कार्यशैली में बेहतरी के लिए होता है। आज जो जानकारी या सीख के आधार पर आप कर रहे हो उसमें उत्तरोत्तर सुधार हो, इस प्रशिक्षण का वही हिस्सा है। शिक्षण में ज्ञानवर्धन किया जाता है, आपके ज्ञान के स्तर में सुधार व बढ़ोतरी शिक्षा के माध्यम से शिक्षण द्वारा होता है। ज्ञान के बारे में एक बात कही जा सकती है कि ये समय के साथ साथ बदलने वाली चीज है। किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले शोध व विचार हमारे सामने आते हैं, जिसके अनुसार हम खुद को अपडेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर साल पहले तक जो है शिक्षा के को स्रोत माना, बच्चे शिक्षक से सीखते हैं, इस बात को महत्व दिया जाता था। इसके कारण शिक्षक की सारी विधियों में शिक्षक को एक केंद्रीय स्थान प्राप्त। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन व शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न शोधों उसके निष्कर्ष लोगों के सामने आए, तो इस अवधारणा में भी जो है बदलाव का रास्ता खुला। और मैं समझती हूँ कि शिक्षण प्रशिक्षण में भी जो है शोध और गवेषणा की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि 21वीं सदी में आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत सी ऐसी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है जो कि शायद शिक्षक को पहले नहीं करना पड़ता था। तो उसके लिए भी गवेषणा बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भी इस पर बल देती आ रही है। मैं दो महानुभावों की बात यहाँ पर करना चाहूंगी। H.G. वेल्स की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने इतने पहले कही थी। जो है वो इतिहास बनाने वाला होता है। किसी भी देश का इतिहास उसके विद्यालय में लिखा जाता है और विद्यालय के गुरु से परे नहीं रह सकते। और सभी शिक्षक तो जन्मजात होते नहीं हैं। अतः शिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने में समर्थ होता है। बालकों में बालिकाओं में के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने, सामाजिक राष्ट्र संपूर्ण तन्मयता के साथ वहन करने योग्य बनाने अध्यापक का प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्था को जन्म दिया था, तो सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अध्ययन नहीं करता। एक दीपक दूसरे दीपक जब प्रज्वलित नहीं कर सकता तब तक कि वो स्वयं प्रज्वलित नहीं है। ऐसा अध्यापक जो अपने ज्ञान क्षेत्र के शीर्ष पर होता है वो अपने दिमाग में ज्ञान समावेश तभी कर सकता है जब तक कि वो अपने छात्रों के लिए अध्ययन। छात्र हमें केवल सूचना नहीं प्रदान करता बल्कि प्रेरणा भी प्रदान करता है। आ रही है मैडम, आ रही है जी मैडम आवाज। तो मैं टैगोर की बात कर रही थी। इसी तरह हेलो आ रही आवाज आ रही है मैडम? जी समझती, बोलिए, हम सुनता रहेंगे। मैं उन्हीं की मैडम की कट। कट हुई है मैडम, जुड़ी हुई है, अभी जुड़ी है ना, आवाज नहीं आ रही मैडम।
सोमा जी आप आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गई। सपना जी वो शायद अभी जुड़ नहीं पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुझे लगता है सपना जी सोमा जी कर गई है। हेलो आगे आगे हेलो मैडम सोमा जी हम बीच में मैं डिस्कनेक्टेड हो गई थी शायद। जी जी हाँ बोलिए सोमा जी। आ गई है जी जी आवाज आवाज आ रही है मेरी अभी? जी 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 आ रही है आ रही है। आ रही है आभास की मैडम। दुनिया का यही समस्या है। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही थी कि रिसो के बारे में। तो प्लीज म्यूट कर लें। सपना जी आप भी म्यूट कर लें। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी। तो मैं बातें कर रही थी हमारे उन विद्वानों की, H.G. वेल्स, रविंद्रनाथ टैगोर, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रूसो ने कहा था, मैं वहां से फिर शुरू करूंगी कि रूसो ने कहा था कि बच्चा जो है एक छोटा बच्चा अपने ज्ञान का वो मौलिक निर्माता होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को आज भी हम महत्व, एक बच्चा खुद से सीखता है, इस अवधारणा की स्वीकृति ने शिक्षकों को एक सुगमकर्ता के रूप में देखने वाले नए नजरिए का निर्माण किया। और इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रशिक्षणों में ये बार बार जो है बात दोहराई गई कि शिक्षक खुद को एक सुगमकर्ता के रूप में देखे और बच्चों को कक्षा में होने वाले संवाद में बराबर के भागीदार यानी कि हिस्सा उसे मौका दे, हिस्सा करने की भागीदारी करने का मौका दे। वे बच्चों को सवाल पूछने और अपने सवालों का जवाब लोगों के साथ मिलकर और खुद से खोजने की दिशा में प्रयास करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। कोई नया विचार धीरे धीरे तो स्वीकृति पाता है, किसी काम को करने का सही तरीका सीखने के लिए कौशल विकास की बहुत अत्यधिक जरूरत होती है। अगर कोई विचार को देखने का हमारा नजरिया शंका से भरा हो तो शायद हम अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रशिक्षण इन्हीं समस्याओं का समाधान तलाश। उदाहरण के तौर पर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप पर जो है केंद्रित प्रशिक्षण, हमें जैसे हमारे विश्वविद्यालय से हम लोग ये प्रशिक्षण देते हैं, वहाँ एक प्रधानाध्यापक को संस्था का बेहतर नेतृत्व करने के लिए हम तैयार करते हैं। और वही भाषा के ऊपर केंद्रित कोई प्रशिक्षण एक भाषा शिक्षक को अपना विषय अच्छे से पढ़ाने के लिए जरूरी कौशल वो ज्ञान से लैस करता है। और यही कार्य मैं बार बार कहती हूँ कि केंद्रीय हिंदी है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अनिल शर्मा जोशी जी को, आदरणीय निदेशक को, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर, विभाग के सभी अध्यापक प्रशिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ कि संस्थान को कि आज के सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम आप सबने मुझे भी भाग लेने का ये महत्वपूर्ण अवसर दिया। साथ ही हमेशा हमें जो आने वाले भविष्य को कहती हूँ ऑफ द एजुकेशन वर्ल्ड, तो उन फ्यूचर चैंपियंस के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके सुनहरे भविष्य के लिए। मैं एक जो है हम सबके लिए एक छोटी सी कविता, मैं पिछली बार इस पर फोड़ के ऊपर मत चढ़ना, उनसे बहुत प्रेरित हो गई थी और पिछले कार्यक्रम में उन्होंने हमको सुना।
शायद अग्निहोत्री जी का अनम्यूट हो गया। मैंने प्रश्न के बाद अपने को विराम दूं। बहुत लगता है कि खुद भी जो है तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। जहाँ फैक्ट्री हो, जहाँ गर्व से उच्च रहे सर, जहाँ मुक्त हो ज्ञान, जहाँ रात दिन विराट वसुधा को खंडों में विभाजित कर छोटे छोटे आंगनों में बांटा न जाए, जहाँ हर वाक्य जहाँ हर दिशा में कर्म के अजस्र स्रोत फूटकर निरंतर हो प्रवाहित, जहाँ विचारों की सरिता तुच्छ आचार्यों के मरुस्थल में हो न जाए, जहाँ पुरुषार्थ 100 टुकड़ों में बटे ना, जहाँ सभी कर्म विचार आनंदानुभूतियां तुम्हारे अनुगत हो, हे पिता निज हाथों की निर्दय आघात कर मेरे प्रिय भारत को उस स्वर्ग में करो जागृत, मेरे प्रिय भारत को उस स्वर्ग में करो जागृत। और ये हमारे आज के शिक्षक हैं और भविष्य के शिक्षक और उनके बनाने वाले, जो शायद इस स्वर्ग का सही रूप में निर्माण कर सके। मैं फिर से पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, माननीय कुलपति महोदय जी, जो आपने इतने अच्छे विचारों से हमारे प्रशिक्षार्थियों के बिल्कुल आप एक शिक्षक को अपने को आदर्श रूप में ही छात्र के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, ना केवल वह पाठ्यक्रम से संबंधित बातों को बताए, बल्कि दैनिक जीवन में उपस्थित होने वाली अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का समाधान वह किस प्रकार से और आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करे, इस सब से भी छात्रों को अवगत कराना चाहिए, जिससे कि वह निरंतर सफलता को प्राप्त करते रहें। एक बार पुनः आपका यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी निदेशक महोदय प्रोफेसर बीना शर्मा जी को आमंत्रित करती हैं कि वह हमारे प्रशिक्षार्थी और छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। निदेशक महोदय जी। मैम, आज की सभा के अध्यक्ष कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के संरक्षक माननीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी, आप तीनों को मेरा सादर नमन। संस्थान मुख्यालय और सभी केंद्रों से जुड़े हुए मेरे साथी बंधु सप्रेम नमस्कार और प्रिय प्रतिभागी विद्यार्थियों को मेरा स्नेहल आशीष। अध्यापक शिक्षा विभाग के शैक्षिक सत्र का चिर प्रतीक्षित उद्घाटन का समय आज आ गया। यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में अध्यापक शिक्षा विभाग निष्णात पारंगत प्रवीण तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। संस्थान का यह विभाग सबसे अधिक समृद्ध है, अध्यापक और छात्र संख्या दोनों ही दृष्टि से, इसलिए इस विभाग से सर्वाधिक उम्मीद और आशाएं भी है। और इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत जिसे कभी कृष्ण कन्हैया ने उठाया था, संस्थान का एक ये बड़ा विभाग है, बड़ी आशाएं हैं। हरिशंकर जी कृष्ण की तरह कन्नी उंगली पर उठाते हैं और हमारे सभी साथी ग्वाल वालों की तरह अपनी अपनी लाठी टेक कर उसमें सहयोग देते हैं। संस्थान का प्रारंभ ही शिक्षण महाविद्यालय के रूप में हुआ। शिक्षक बनने की प्रक्रिया प्रशिक्षण से होकर गुजरती है। इस प्रक्रिया में आप सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के पक्षों से होकर गुजरते हैं और तैरने की प्रक्रिया जानना और नदी तालाब में कूदकर तैरना दो अलग अलग स्थितियां हैं।
सैद्धांतिक ज्ञान आपको निश्चित रूप से बताता है कैसे तैरना है, तालाब की कितनी गहराई होगी, आपकी क्या लंबाई होगी, आप कैसे गहरे अंदर जाएंगे। लेकिन जब तक सीखा हुआ हमारे व्यवहार क्षेत्र में नहीं आता, उसका कोई लाभ नहीं रह जाता। कहा जाता है कि पुस्तक स्थित विद्या और पर हस्ते गतम धनम जीवन में कभी काम नहीं आते। यदि विद्वान बनना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने सुना है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो ऐसे विद्वान शिक्षक बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हमारे सभी विद्यार्थी गुजर रहे हैं। यह प्रक्रिया बोझल ना हो, इसे हम आनंद प्रक्रिया में बदलें, प्रशिक्षण संस्थान आनंदशाला में बदल जाएं, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्पष्ट निर्देश भी है। मैं अपने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहना चाहती हूं कि शिक्षक और शिक्षण पेशा या व्यवसाय नहीं है। ये अलग बात है कि हम शिक्षकों ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम शिक्षक की श्रेणी में आविराजते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रथम श्रेणी में हम परीक्षा प्राप्त करते हैं और फिर हमें शिक्षक की एक डिग्री मिल जाती है, पर शिक्षक वृत्ति भी हमारे अंदर जाग जाए ऐसा हमेशा नहीं होता। सालों साल पढ़ाकर भी हम मूड बने रह सकते हैं, चिकने गड़े की माफिक बेशरम हो सकते हैं, पानी रूपी किसी सीख को अपने ऊपर टिकने नहीं दे सकते, काला कंबल ओढ़े बैठे रहते हैं और कहते रहते हैं सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो न। बस कुछ तथ्यों और सूचनाओं को रटना, उन्हें ही बांटते रहना शिक्षण प्रशिक्षण नहीं है। यह सूचनाएं तो हमारा विद्यार्थी कहीं से भी ले सकता है। हम सूचनाओं के स्रोत न बने, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो अर्थ है, जो छात्र को समझ स्वयं पढ़कर नहीं आता, उसे समझाना हमारा कर्तव्य है। हम अध्यापक केवल और केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, हम नोट्स ही डिक्टेट नहीं कराते, हम केवल होमवर्क ही नहीं देते, हम उसके पूरे व्यवहार में और भाषाई व्यवहार में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम जब गुरु हैं तो हमारा दायित्व तो बहुत बढ़ गया है। एक पुरानी कथा याद आती है कि एक गुरुजी के पढ़ाए विद्यार्थी बहुत अच्छे माने जाते थे। एक पढ़ाया हुआ उनका छात्र बहुत उद्दंड हो गया, सबको परेशान करने लगा। तो जब गुरु को पता चला, राजा से शिकायत मिली कि आपका पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी ऐसा है, तो गुरु उसको समझाने के लिए स्वयं चल दिए। रात का अंधेरा था। जब उसने देखा मेरे गुरु जा रहे हैं, उसके हाथ में तलवार थी। उसने कहा गुरुजी रुक जाओ, मैं तलवार मार दूंगा। गुरुजी नहीं रुके, शिष्य ने वो तलवार चला दी। गुरु के शरीर से खून निकला। छात्र आकर माफी मांगने लगा। तो जो गुरु ने कहा वह बहुत रेखांकित किए जाने योग्य है कि मेरी ही शिक्षा में कुछ कमी ऐसी रह गई होगी कि तुम आज जो कुपथ पर चल रहे हो, कुमार्गामी हो गए हो। तो हमारे विद्यार्थी कुमार्गामी न हो, इसके लिए हम अध्यापक क्या करें? प्रश्न यह भी है कि अध्यापक किस प्रकार अपने विषय को छात्र तक पहुंचाए, जो समझा है उसे सामने वाले को कैसे समझाए, वह क्या करे कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उसकी बात को ग्रहण कर सके, सारे के सारे भाव भूमि से जुड़ सकें, उच्चता के धरातल पर हम उन्हें ले जा सकें, संदर्भ प्रस्तुत कर सकें और सब हमारी कक्षा शिक्षण के अंग बन सके। उन्हें कुछ और सुनाई ही न दे, कानों में जाए तो केवल और केवल शिक्षक की आवाज। बहुत साधना चाहिए इन सब के लिए। कैसे आप पाठ को रोचक तरीके से प्रारंभ करते हैं, कैसे उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, सबको अपने साथ कैसे शिखर तक ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे शिखर से नीचे उतरते हैं, एकदम धम्म से नहीं। कभी तो कह रहे थे पाठ समाप्त हो गया, कक्षा खत्म हो गई। इसकी भी एक प्रक्रिया है। हम धीरे धीरे शिखर से नीचे उतरते हैं, विषय की समाप्ति करते हैं और पूरी कक्षा जैसे एक स्वप्न से जागती है। अरे कक्षा समाप्त हो गई, अभी तो शुरू ही हुई थी। हाँ, जब आप अपने विद्यार्थी में यह भाव जगा पाते हैं
कि वह दूसरे दिन आपकी कक्षा की आतुरता से प्रतीक्षा करे कि कब गुरुजी आएंगे, कब 10 बजेंगे, कब मेरी कक्षा प्रारंभ होगी, कब मैं आगे की जानकारी ले पाऊंगा। शिक्षण की रोचकता विषय को मनपसंद विषय में बदल देती है। यह पूरी प्रक्रिया पढ़ाई को आनंद में बदल देती है और हमारे संस्थान आनंदशाला में बदल जाते हैं। कभी भी शिक्षण एक खराब मूड से चीखती हुई आवाज में क्रोध करते हुए नहीं किया जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि हम स्वयं ही अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचे कि हम शिक्षण की प्रक्रिया में जाएं। शिक्षक बनना सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बदलाव अपने अंदर लाना है। सामने वाला तो आपके वाक्यों से ही बदल जाएगा। शिक्षण आपको सामान्य से इतर करता है और यदि आप भाषा शिक्षक हैं तो आपकी यह भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। आप धुनिया बने, बड़े बने, माली बने, कुमार बने, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा का अक्षय स्रोत रखें। ध्यान रखिए, शिक्षक कभी थकता नहीं है। थकना उसने जाना नहीं। आप साधक हो जाते हैं, कुशल संप्रेषक हो जाते हैं। आपको दिन रात कक्षा, विद्यालय, विषय और विद्यार्थी ही नजर आते हैं और सब कुछ आप भूल जाते हैं। यह साधना है, मन को बांधना है। जो ये करने को तैयार है उनके लिए शिक्षण बहुत सहज है, बाएं हाथ का खेल है। वैसे बोझ नहीं लगता, आनंद देता है, रस देता है। विद्यार्थी को विषय का साधारणीकरण कराने में कुशल हो जाता है। वह तो जहां खड़ा हो जाता है विद्यार्थी का समूह तैयार हो जाता है। कबीर ऐसे ही गुरु थे, जहां खड़े हो जाते थे वही उपदेश देने लगते थे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। विद्यालय और कक्षा की सीमा उसे नहीं बांध पाती। बस आज राष्ट्र को ऐसे ही शिक्षकों की जरूरत है। आज राष्ट्र की कामना नहीं है कि अलसाए, सोए से, निराश से, अपने में खोए से शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाए। जरूरत है ऐसों की जो ज्यादा काम आ भी जाए तो घबराए नहीं, उसके लिए अलग से कोई मांग पूर्ति न करें, उसे करना अपना धर्म समझें। पढ़ाने में जितना आनंद आता है उस आनंद को केवल वही अनुभव कर पाता है जिसने इस पूरी प्रक्रिया को समझा हो। मित्रों, शिक्षण साधना है। मेरे सारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहती हूँ, आप 2 साल का प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी संस्थान में लेते हैं। यह प्रशिक्षण केवल और केवल भाषा शिक्षक बनने के लिए नहीं होता, राष्ट्र का एक कुशल नागरिक बनने के लिए भी होता है। यदि आपके अंदर ये भावनाएं पैदा हो जाए कि मैं पढ़कर 1000, 2000 और लाखों व्यक्ति को प्रभावित करने वाला हूं, तो आपकी भाषा भी बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है। आप कक्षा में जाने से पूर्व 100 बार सोचते हैं कि मुझे बोलना क्या है, मेरा विद्यार्थी किस तैयारी के साथ आया है, क्या आज मेरे पास कुछ नया है उसे बताने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे पास नई नई बातें नहीं होती, कक्षा शिक्षण में आनंद न हमको आता है न हमारे छात्रों को आता है। दोनों ही उबासी लेते हुए, केवल अपने कार्य को किसी तरह बोझ मानते हुए, वो 45 मिनट घड़ी में देखते हुए कि कब कक्षा छूटे और मैं मानूं कि मेरी पूर्ति हो गई। इन सबसे इतर केंद्रीय हिंदी संस्थान का नारा है, स्लोगन है, हमारा उद्घोष है। हम राष्ट्र के लिए भाषा अध्यापक तैयार कर रहे हैं और इतने बड़े दायित्व की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हमें अधिक कार्य करना पड़े, हमें अधिक मेहनती बनना पड़े, हमें छात्रों के साथ साथ जुड़ना पड़े, हमारा भाषाई व्यवहार बदल जाए, हम अपने विद्यार्थियों में वह क्षमता उत्पन्न कर पाए कि वे जब एक शिक्षक बनकर खड़े हों, जब वह कक्षा में अपने श्याम पट, श्वेत पट पर लिखने लगे, तो आपकी दी हुई शिक्षा उनके मस्तिष्क में सामने आ जाए। हम हमेशा उनको बताने के लिए तैयार रहें। वह केवल हमारा और उनका जुड़ाव केवल और केवल 2 वर्ष का नहीं है। ता जिंदगी आपके विद्यार्थी आपको याद रखते हैं, आपको पूजते हैं। जब कभी भी आपको फोन लगाते हैं और पूछते हैं, गुरुजी यहाँ समझ नहीं आ रहा, इसका विलोम क्या होगा, इस वाक्य को कैसे बताए जाएंगे, तो हमारे कंधों के ऊपर जो जिम्मेवारी हमें दी गई है, जो दायित्व हमें दिया गया है,
ध्यान रखिएगा, ये दायित्व का मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह भी प्रभु की कृपा होती है कि हम शिक्षक बने, केंद्रीय हिंदी संस्थान में काम करते हैं और इतने सारे देश और विदेश भर के विद्यार्थियों से हमारा संपर्क होता है। हम उन्हें राजदूत की, हिंदी के राजदूत के रूप में तैयार करते हैं। हमारा काम छोटा नहीं है, हमें अपने कार्य पर बहुत गर्व है। हम गर्वित हैं कि हम हिंदी शिक्षक हैं। मेरा मानना है कि मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी साथी बंधु इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे। प्रतिभागियों ने एक बात और कही कि कोरोना काल के कारण हम अभी नहीं आ सके। बच्चों, ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम आपसे प्रत्यक्ष संपर्कित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जहां इतना समय बीत गया, धीरे धीरे स्थिति सुधार की ओर है। जैसे ही कोरोना का प्रकोप समाप्त होगा, हम आपको स्वयं आगरा बुलाएंगे। आपका भी शिक्षण अभ्यास बाकी है। बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं जो आपके साथ आमने सामने बैठकर की जा सकती हैं। हम चाहेंगे हमारे शिक्षकों के अंदर जितना अपनत्व है, जितना गुण है, जितनी शैक्षिक कला है, वह सब आपके अंदर स्थानांतरित कर दें। इन सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रोफेसर कुलदीप जी, प्रोफेसर सोमा जी और उपाध्यक्ष महोदय जी, आप आकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा में श्री वृद्धि करते हैं और हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। एक बार सभी को सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो हमारे प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही मैडम के द्वारा बताए गए सहज और सरल तरीके से कि किस तरीके से आपने बनाने के लिए आपको तैयार करना है, उससे बहुत ही प्रभावित हुए होंगे। एक कुशल अध्यापक से हम हमारे विभाग की ओर देख रही है और हम लोगों से जो अपेक्षा कर रही है, हम लोगों का ये दायित्व है और हम ये आशा देते हैं कि हम अपने दायित्वों का उचित रूप से निर्वाह करेंगे और आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। इसी के साथ आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने संरक्षक, अपने संस्थान के मुखिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री अनिल जोशी जी को अनुरोध करती हूँ कि वे छात्रों को आशीर्वचन या प्रदान करें। छात्रों को आदरणीय श्री कुलदीप अग्निहोत्री जी, जो व्यस्त होते हुए भी हम देख रहे हैं कि अभी वो यात्रा में हैं, लेकिन हमारी संस्थान की प्रार्थना और अनुरोध को वे सदा स्वीकार करते हैं। तो अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। आदरणीय सोमा जी, जो जिनका अभी इतना सुंदर व्याख्यान हमने सुना, एक प्रकार से तो वो हमारे इस परिवार की अंग ही हो गई हैं, संस्थान परिवार की, और विशेष रूप से इसलिए कि शिक्षण उनका क्षेत्र है और संस्थान का भी जो कोर एक्टिविटी है वो शिक्षकों का शिक्षण है। शायद उनसे बेहतर विशेषज्ञ हमें इस काम के लिए नहीं मिलेगा, उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र यही है। तो हम चाहेंगे कि निरंतर आपका मार्गदर्शन हमारे शिक्षकों को मिले और बल्कि न केवल हमारे कार्यक्रमों में, बल्कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी बेहतरी के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए आपका मार्गदर्शन हमको चाहिएगा। तो ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए कोई समिति इत्यादि हम बनाएं और हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हम जो भी उसमें वर्तमान समय के अनुसार संशोधन परिवर्तन है वो करें। और एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की सुंदर कविता भी आपने हमको सुनाई, बहुत धन्यवाद सोमा जी। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको वास्तव में जितनी भी हम अपने संस्थापक मोटरी सत्यनारायण जी की प्रशंसा करें उतना कम है।
क्योंकि ये जो हमारी जो पाठशाला है, अगर हम उसको पाठशाला कहें या संस्थान कहें, वो शिक्षण का संस्थान नहीं है, वो राष्ट्रीयता की पाठशाला है। हमारे देश को एक करने में की जो कल्पना, जो विजन हमारे संस्थापक ने दिया, वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और ने इस विजन को देखा और इतनी अच्छी तरह से उसको कार्यान्वित किया जैसा कि सत्यनारायण जी ने किया। और मैं समझता हूं कि एक संस्थान का योगदान जो बहुत शायद रेखांकित नहीं हो सका, वो ये है कि ये तो विश्व भर में, तो जहां पर हिंदी के लोग मिलते हैं, आपको कोई भी विद्वान मिलेगा तो आप पूछेंगे कि हिंदी आपने कहाँ से सीखी, तो वो कहेगा कि मैंने संस्थान से सीखी। तो सारी दुनिया में जो हिंदी के राजदूत हैं वो संस्थान से हैं। परंतु एक बात और सत्य है कि पूर्वोत्तर में अपनी भाषा और संस्कृति और राष्ट्रीयता को लेकर जो भी प्रतिनिधि व्यक्तित्व मिलेंगे, वो भी बहुत हद तक संस्थान से हैं। ये भी संस्थान का बड़ा योगदान रहा। और उसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो एक नए शिक्षक, एक पौध जिसको आज जिनका के उद्घाटन कार्यक्रम है, वास्तव में हमें भी इस बात का खेद है कि आप लोग आगरा नहीं आ सके, क्योंकि मूल कल्पना जो है वो यही है कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहकर आपस में जो है देश को जानने और समझने का मौका भी मिलता है, और साथ ही जो हिंदी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहकर हिंदी को सीखना एक अपने आप में अलग अनुभव है। तो वो भी अभी कोरोना का काल अब लगातार बीत रहा है, वैक्सीनेशन भी आ गया है, तो हम सोचते हैं कि अगले सत्र से आप पाएंगे। पर इस कमी को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप तो नहीं आ पा रहे, परंतु मैं और बीना जी हम लोग जो है वो कोशिश कर सकते हैं पूर्वोत्तर में आने की। तो संभवतः अगले मास हम आपका जो शिक्षण है उससे जुड़ने के लिए पूर्वोत्तर में आएंगे और आपसे मुलाकात होगी फिजिकली भी, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि ये केवल एक शिक्षण नहीं है, बल्कि देश, समाज और राष्ट्रीयता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारे जो संस्थापक हैं उनके विजन के अनुरूप जी हैं। उन्होंने, सोमा जी ने सारा जो है वाचिक और लेखन और श्रवण सभी बिंदुओं पर आपको काफी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं थोड़े दिन पहले एक नोम चॉम्स्की की एक कोटेशन पढ़ रहा था। तो नोम चॉम्स्की उसमें कहते हैं कि इफ यू आर टीचिंग द सेम थिंग आफ्टर 5 years, तो either the field is dead or you are dead। तो वही चीज वही तरीके से 5 वर्ष बाद भी पढ़ा रहे हैं, तो नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं आई, आप पता नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये स्थिति जो है, और दुर्भाग्य से मैं देखता हूं कि हिंदी शिक्षण के अंदर ये 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष बाद भी ऐसी ही स्थिति लग रही है कि हम जो पहले पढ़ाते थे, जिस पद्धति से पढ़ाते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि महाराष्ट्र में जब हम गए, एक कार्यक्रम था शिक्षण का, तो उस कार्यक्रम में कहा गया कि शिक्षा का अर्थ मराठी में और तेलुगु में दंड देना है। तो मुझे उससे ये लगा कि ये अर्थ कैसे बना होगा शिक्षा का। हमने वहां पर भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कुछ ऐसा हो कि 10-15 वर्ष बाद हम ये करें कि शिक्षा का अर्थ मनोरंजन करना हो, ऐसा अर्थ बने। और वो मनोरंजन करना ये 2 कारणों पर, एक तो आप जो पढ़ाएं वो रोचक हो, दिलचस्प हो और आपकी प्रस्तुति भी वैसी हो, और दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं चल सकते हैं, नहीं चलना चाहिए। जब आपके पास इतना कुछ है तो फिर आप
जैसे आपके पास बहुत संसाधन हो और आप उसका उपयोग ना कर रहे हो, जो कि नहीं किया जा रहा, तो उसको उपयोग करना है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे शिक्षक कल को मल्टीमीडिया इस्तेमाल करें, तो हमें अपनी क्लास में मल्टीमीडिया इस्तेमाल करनी है, संस्थान को इस्तेमाल करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक रोचक और दिलचस्प तरीके से पढ़ाएं, तो हमें उनको रोचक और दिलचस्प तरीके से पढ़ाना है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों का आत्मीयता का भाव विकसित हो, तो हमें उसी आत्मीयता से, जैसे मैं देख रहा था सपना जी कार्यक्रम का संचालन कर रही थी और बच्चों को आह्वान कर रही थी कि वो बोलें, तो वो उनको नाम से नहीं पुकार रही थी, बेटा कहकर पुकार रही थी। ये जो आत्मीयता का भाव है, ये बहुत प्रशंसनीय है और ये हिंदी की ही विशेषता है, मतलब बहुत बड़ी विशेषता है। तो अगर इस भाव से, ये भाव अगर हमारे विद्यार्थियों का रहा, तो हम कैसे उनको दंडित कर सकते हैं? अपने बच्चे को कौन दंडित करता है? ऐसे कौन धूप में खड़ा रखता है, कौन उसको डंडे लगाता है? और बल्कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो माँ को तो इतना कष्ट होता है, वो रोने लग जाती है अगर कोई भी उसको बुरा भी कुछ बोल देता है। तो ये आत्मीयता का भाव जो संस्थान में है, वो संस्थान की एक बड़ी विशेषता है और उसके लिए मैं संस्थान की सराहना करता हूँ। तो ये तीनों बिंदु कि हमको रोचक बनाना है, हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, एक आत्मीयता का भाव विकसित करना है, ये शिक्षण करते हुए हम करें। बाकी विस्तार से आदरणीय सोमा जी ने ये बात रखी है और आदरणीय अग्निहोत्री जी भी अपना मार्गदर्शन देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में हम लोग विशेष रूप से ये संकल्प लें, जो विद्यार्थी हैं, कि हमें पूर्वोत्तर और देश को जोड़ने के एक प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ एक हिंदी के शिक्षक नहीं बन रहे, एक बहुत बड़ी भूमिका हमें दी गई है, उसके लिए हमको तैयार होना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम या जो संस्थान की परिकल्पना है, वो सार्थक हो सकेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैं पुनः अपनी तरफ से आदरणीय अग्निहोत्री जी का और सोम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने व्यस्त समय से समय निकाला। और मैं सोचता हूं कि आप इन लोगों का उपयोग सिर्फ उद्घाटन और समारोह में ना करें। अब तो ये कोरोना ने हमको एक बहुत अच्छी चीज दी है, हम समय समय पर इनके लेक्चर्स भी अपनी क्लास में लग सकते हैं। और बल्कि मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, विशेष रूप से बीना जी को मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो विदेशों के अध्यापक हैं जो अब हमसे जुड़ चुके हैं, उनको भी हम, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अब ऑनलाइन माध्यम से उनके भी क्लासेस, उनकी भी उसका उपयोग हमको अपनी कक्षाओं में करना चाहिए। क्योंकि अब ज्ञान का जो एक विस्तार हुआ है, जो अब कोरोना ने हमको मौका दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम दूर दूर से जो अध्यापक और विशेषज्ञ हैं, उनकी विशेषज्ञता का लाभ दे सकते हैं। तो आज दो विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, दोनों को मैं पुनः उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं और विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान उपाध्यक्ष को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो कुलपति महोदय सोमा जी जुड़ी हुई हैं, कुलदीप जी जुड़े हुए हैं और हमारे जो विदेशी अध्यापक हैं, हम उनका प्रयोग केवल उद्घाटन और समापन में ही नहीं, हमारे विद्यार्थियों को बहुत आवश्यकता है इस सारे ज्ञान की, और हम बहुत जल्दी ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके व्याख्यान भी संस्थान में आयोजित करें। एक बात मुझे ध्यान में आ रही है आदरणीय कुलदीप जी ने, मुझे पता नहीं कि आज वो छिपकली वाली कहानी सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे। मैंने उनकी बहुत ही रोचक, दिलचस्प और बड़ी प्रेरित करने वाली एक कहानी सुनी है। तो कुलदीप जी से मैं कहूंगा कि आज शिक्षकों को उस कहानी को जरूर सुनाएं। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्थान परिवार की कामना है कि आपके साहित्य में संस्थान लगातार नई नई ऊंचाइयों को छुए और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी को मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इससे पूर्व भी संस्थान को आपका स्नेह और सानिध्य प्राप्त होता रहा है।
और जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने आपसे एक कहानी सुनाने के लिए अनुरोध किया है, तो हम भी बहुत उत्सुक हैं कि हम भी उस कहानी को अवश्य सुने। तो मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय कुलपति जी श्री पद्मश्री जी को। ठीक है सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। और संस्थान के केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद भाई, मुझे बुलाया आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए। और निदेशिका डॉक्टर वीणा शर्मा जी का धन्यवाद। और जिनका पहले वक्तव्य हुआ सोमा बंदोपाध्याय जी का और विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरिशंकर जी का। सोमा बंदोपाध्याय जी का व्याख्यान बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, सारगर्भित और उच्च कोटि का हुआ। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। केवल इसलिए बधाई नहीं कि उनका व्याख्यान उच्च कोटि का हुआ, वो तो भाई अपने विषय की विशेषज्ञ हैं तो होगा ही। वो अभी भी बंदोपाध्याय हैं, बैनर्जी नहीं बने। क्योंकि सभी बंगाली जो बंदोपाध्याय हैं वो अंग्रेजों के चक्कर में आकर बंदोपाध्याय से बैनर्जी हो गए। लेकिन सोमा जी ने अभी भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि बंदोपाध्याय को ही सुरक्षित रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इस काम के लिए। और केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो सेशन शुरू हुआ है उसका उद्घाटन सत्र है। अभी शायद डॉक्टर जोशी जी, अनिल जी बता भी रहे थे कि भाई इस संस्थान को केवल ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग करता है, या हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स को तैयार करता है, या फिर जो हिंदी का प्रचार प्रसार करने का संस्थान है। मुझे लगता है ये भारतीय भाषाओं में एक सेतु का काम करता है, प्रैक्टिकली एक पुल बनाने का काम करता है। और कुछ सीमा तक विदेशी भाषाओं में भी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी जो खूबसूरती है, देखिए, जो हमें तो खूबसूरती लगती है, लेकिन विदेशियों को जो हिंदुस्तान को समझने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार लगती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इतना बड़ा मुल्क है और सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब सैकड़ों कहाँ से आ गए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 20, 22 या 25 भाषाएं लिखी हुई हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में आ गई वो तो अच्छा, उनका सौभाग्य है कि आ गई हैं। लेकिन सैकड़ों भाषाएं देश के अलग अलग कोनों में बोली जाती हैं जो उस शेड्यूल में नहीं आई। वो भी भारतीय भाषाएं हैं, वह भी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसलिए ये संस्थान जो है, यह संस्थान केवल शेड्यूल की भाषाओं को भी छोड़कर जो दूसरी भाषाएं हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल, उनके बीच भी सेतु स्तंभ बनाने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय भाषाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी नागालैंड से मार्गरेट बोली थी, उन्होंने कहा भी कि भाई बहुत इच्छा है कि यहाँ आगरा में आकर पढ़ाई की जाए। भाषा तो वातावरण में भी सीखी जाती है। और उड़ीसा से बेहरा बोले थे, मुझे लगता है म्यूर भंज या क्योंझर के ही होंगे, क्योंकि ज्यादा लोग उधर हैं, बेहरा ज्यादा लोग। और दास बोली थी और प्रधान बोले थे। ये सब लोग उड़ीसा के हों, नागालैंड के हों, अरुणाचल प्रदेश के हों, मिजोरम के हों, जहां जहां से भी आते हैं, देखिए ये अपनी भाषा साथ लेकर आते हैं, हिंदी सीख कर जाते हैं। दोनों भाषाओं में पुल बनता है। केवल भाषा ही नहीं सीखते, भाषा के साथ संस्कृति का भी गठबंधन होता है। और अलग अलग भाषाएं सीखने से, खास करके देश की, मैं केवल हिंदुस्तान की बात करूंगा, एक बहुत बड़ी जो अनुभूति होती है, जिसको राष्ट्रीय एकता भी आजकल कहा जाता है, या नेशनलिटी का भाव बढ़ता है, ऐसा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अभी ये बेहरा ने बात की थी और प्रधान ने बात की थी, दास ने बात की थी। भाई उड़ीसा का आदमी आगरा में आता है तो जगन्नाथ से भगवान को भी साथ ही लेकर आता है। और जहां से जाता है तो जहां जब आता है आगरा में, तो उसको पता चलता है कि जितना भगवान जगन्नाथ की पूजा उड़ीसा में होती है, उससे ज्यादा तो आगरा में होती है। उससे भगवान जगन्नाथ की ज्यादा पूजा तो दिल्ली में होती है। फिर उसको लगता है कि ये सारा देश भाषा चाहे अलग बोलता है। देखिए, ज्यादातर जो विदेशी हैं वो भाषा के दीवार से टकराकर ये मान लेते हैं कि साहब वो बहुत भाषाएं हैं, एक भाषा दूसरे को नहीं समझता। ओडिया वाला जो है वो पंजाबी को नहीं समझता, पंजाबी वाला बंगला को नहीं समझता, बंगला वाला जो है वो तमिल को नहीं समझता। लेकिन वो जो बात, केंद्रीय हिंदी संस्थान तो एक प्रकार से प्रयोगशाला है। जब केंद्रीय हिंदी संस्थान में लोग आते हैं तो उनको लगता है
कि भाषा चाहे अलग है लेकिन कंटेंट तो एक ही है। उड़ीसा वाला भी रामायण की बात करता है और ये पंजाब वाला भी रामायण की बात करता है, वो भी महाभारत की बात करता है, वो भी महाभारत की बात करता है, वो भी वेद की बात करता है, वो भी वेद की बात करता है। इतना ही है कि ओडिया भाषी लोगों ने अपनी ओडिया भाषा में रामायण लिखी हुई है। भाई उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों ने तुलसीदास अवधि में लिख गए थे, उसको पकड़ा हुआ है, और तमिल वालों की कंब ने लिख दी, उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन है रामायण ही। राम कथा अलग अलग भाषाओं में गाते हैं तो इसका एहसास आगरा में आकर होता है। मैं केवल राम कथा तो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, हमारा पूरा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल रूप से जुड़ा हुआ है। आगरा का केंद्रीय संस्थान जो है इसकी बहुत बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। और खास करके भाई पूर्वोत्तर का, वीणा शर्मा जी ने भी पूर्वोत्तर की चर्चा की और हरिशंकर जी भी पूर्वोत्तर के बारे में कह रहे थे। पूर्वोत्तर के लिए तो केंद्रीय हिंदी संस्थान एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए प्राणवायु की तरह है। पूर्वोत्तर में अनेक भाषाएं हैं, हर जो समुदाय है, जैसे कुकी समुदाय है और आदि समुदाय है, मिशी समुदाय है, हर समुदाय की अपनी अपनी अलग भाषा है। कई बार तो भाई ये है समुदाय की भाषा के पीछे उप समुदाय की भाषा अलग है, लेकिन जब वो जहां थे आगरा में तो उनको लगता है कि जो बात हम वहां बैठकर कर रहे हैं 19-21 के अंतर से वही बात यहाँ हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के छात्र उड़ीसा में जहाँ आगरा में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के छात्र समझते हैं कि भाई हम तो वहाँ जो खास करके आदि समुदाय के हैं, हम तो वहाँ डोनी और पोलो की पूजा करते हैं। तो जब आगरा में आते हैं तो आगरा के बच्चे बताते हैं किसकी पूजा करते हो, उसने कहा डोनी और पोलो की पूजा करते हैं। तो उसने कहा डोनी का अर्थ क्या है, उसने सूर्य है, सन है, पोलो का क्या अर्थ है, सूर्य चंद्रमा है। तो आगरा वाला बच्चा कहता है कि भाई हम भी सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। और जो आगरा के संस्थान में बंगाल से आया हुआ है वो भी आकर बताता है कि भाई आदि तुम सूर्य चंद्रमा की पूजा कर, तो हम भी सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। जो बिहार का लड़का आगरा में बैठा है उसको बताता है कि हम भी छठ पूजा जो करते हैं वो सूर्य की पूजा ही एक प्रकार से। तो भाई जब मिलते हैं, बैठते हैं, तब उनको पता चलता है कि नाम चाहे अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। ये जो सूत्र को समझाना, देखिए हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा भी गया है कि भाई सूत्र में गहरी बात होती है और भाष्य करने वाला वो सूत्र को एक्सप्लेन करता है। मैं समझता हूँ आगरा का जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये भारत की एकता के सूत्रों को एक्सप्लेन करने वाला संस्थान है, ये उन सूत्रों का भाष्य करने वाला संस्थान है। और इसलिए इस संस्थान, जैसे साइन ने भाई वेदों का भाष्य साइन ने किया था और आज तक लोग माथे पर लगाकर बैठे कि साइन का भाष्य भाई कमाल है। तो केंद्र का जो हिंदी संस्थान जो है, आगरा का हिंदी संस्थान है, ये भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय एकता के जिसको कहना है छिपे हुए सूत्रों का भाष्य करता है, उसकी व्याख्या करता है। और ये एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता की गंगा प्रवाहित होती है। जहाँ मिजो के, मान लीजिए मिजो के छात्र जहाँ आते ही होंगे, मैं मानने वाली बात नहीं, कुछ लोग तो आते ही होंगे मिजो के छात्र, वो जहाँ अगर बात करते हैं कि आप किसकी पूजा करते हो, आगरा वाला कहता है भाई हम तो ईश्वर को मानते हैं। वो कहते हैं हम भी ईश्वर को मानते हैं। और तुम ईश्वर को नाम उसका क्या है, आगरा वाला बताएगा भाई हम तो उसको परमात्मा कहते हैं। कोई पंजाबी यदि गलती से आ गया केंद्रीय हिंदी संस्थान में, वो कहेगा हम तो रब कहते हैं। तो मिजो वाला कहता है हम लालपा कहते हैं। तो लालपा हो या ईश्वर हो या परमात्मा हो या रब हो, एक ही चीज है। जब तक मिजो का विद्यार्थी मिजो में बैठा रहेगा तब तक उसका लालपा दूसरे के ईश्वर से अलग रहेगा। जब वो आगरा में आ जाएगा तो अरुणाचल वाले का डोनी, अरुणाचल वाले का पोलो, मिजो वाले का लालपा और इधर आपके पंजाब वाले का रब और यूपी वाले का ईश्वर, सब एक हो जाएंगे। इसलिए मैं आगरा के संस्थान को केवल एक प्रकार से बीएड करवाने वाला या टीचर एजुकेशन का कॉलेज है या संस्थान है उस दृष्टि में नहीं देखता। मेरी दृष्टि में ये एक नए व्यास शासन की रचना हुई है। उस व्यास शासन से हिंदुस्तान की एकता के सूत्रों का भाष्य हो रहा है। एक बात और देखने हमें ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके हमारे भाई जहाँ जो स्टूडेंट आए हैं वो पूर्वोत्तर के भी हैं, आए नहीं जाने इस बार तो कोरोना के कारण नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी कोरोना भी हटेगा ही, आएंगे और आते रहे हैं, इसलिए मैं उसकी कंटिन्यूटी में ही देखता हूँ।
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो शायद आगरा वालों को भी भाई होती होगी, मुझे पता नहीं इस बात का कि होती है या नहीं होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बाहर वालों को भी रहती है कि साहब हिंदुस्तान की अलग अलग जो भाषाएं हैं इसके और अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान को जोड़ने वाला कोई तंतु नहीं था। जी तो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि भाई जब भले मानस अंग्रेज आ गए और हमें अंग्रेजी समझा गए, तो असमिया बालक जो है वो पंजाब वाले के साथ अंग्रेजी में बात कर सकता है, पंजाब वाला तमिल वाले के साथ अंग्रेजी में बात कर सकता है, तमिल वाला बंगला वाले के साथ अंग्रेजी में बात कर सकता है। ये तो खुदा का शुक्र है कि यदि ना आते फिर तो हम टूट गए थे, फिर तो राष्ट्रीय एकता खंड 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 हो गई थी। लेकिन देखिए ये जो आर्गुमेंट लेते हैं, आगरा इंस्टीट्यूट उसका नेगेट है एक प्रकार से। ये जो तर्क लेते हैं, मैं उनसे कई बार, अब मुझे नहीं पता जहाँ केरल के कोई स्टूडेंट है या नहीं है तो आ जाएंगे बाद में भी। मुझे बताइए कि केरल के शंकराचार्य चले थे, तब तो ना जहाँ अंग्रेज आए थे और ना अंग्रेजों को कुछ पता था। जिन दिनों शंकराचार्य हुए उन दिन तो अंग्रेज भी अंधेरे में ही बैठे थे। शंकराचार्य तो कालड़ी से चले, अपने क्या नाम इसका, केरल से, और पहुंचे कहाँ, अब तो उत्तराखंड अलग हो गया, नहीं तो भाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही था, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य केवल टूरिंग के लिए निकले हुए थे, पिकनिक के लिए निकले हुए थे? रास्ते भर में जगह जगह रोककर लोगों से डायलॉग करते होंगे, संवाद करते होंगे, गपशप करते होंगे, कथा कीर्तन करते होंगे, लोगों से बहस मुबासा होता होगा बहुत से विषयों पर। तो किस भाषा में करते थे? हिंदुस्तान, आप कहेंगे देखिए साहब शंकराचार्य तो विद्वान आदमी थे, संस्कृत में बात करते होंगे, केवल उन्हीं से बात करते होंगे जिनको संस्कृत आती होगी, तो इसलिए उनको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। पंजाब से श्री गुरु नानक देव जी निकले, ये 10 गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी ने स्थापित की थी ना भाई। पंजाब से निकले और कहाँ पहुंचे? ये जो नागालैंड की लड़की मार्गरेट ने जिसने अपना व्याख्यान दिया, नागालैंड, त्रिपुरा, अपने त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और गुरु नानक देव अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। तो आप समझिए पंजाब से अरुणाचल प्रदेश को भाई राजधानी एक्सप्रेस तो चलती नहीं थी, पैदल ही गए थे। तो हर गांव में रुकते होंगे, 5-10 दिन रुकते होंगे, उसके बाद फिर चलते होंगे 5-10 दिन, फिर गांव में रुकते होंगे। तो आखिर पंजाब से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते में कितने गांव आते हैं, और आप समझिए 500-700-800 के बाद जो गांव हैं उनकी भाषा भी बदल जाती होगी। तो गुरु नानक देव तो संस्कृत में डायलॉग नहीं करते थे, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी संस्कृत के पंडित थे ऐसा प्रमाण नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी तो उन्हीं की भाषा में बात करते होंगे, डायलॉग करते होंगे। मेरा ये कहना है कि जो निरंतर जमीन पर चलता रहता है, देखिए जो धरती पर चलता है भाषा उसके लिए बाधा नहीं बनती, जो आसमान में उड़ता है उसके लिए भाषा बाधा बन जाती है। इसलिए हिंदुस्तान का सारा जो एकता का सूत्र है वो इसीलिए हमारे यहाँ धरती मां बन गई, क्योंकि धरती ही हिंदुस्तान को जोड़ती है, और जो धरती पर चलता है उसके लिए भाषा का संकट प्रिय मित्रों कभी नहीं आता। और मुझे लगता है केंद्रीय हिंदी संस्थान वो जो परंपराएं छूट गई थी उनको दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। अब भाई अनिल जोशी जी ने जो कहा है कि वो छिपकली वाली कहानी भी जरूर सुना देना, मैं शुरू करता हूँ। लेकिन अब मेरे इसमें आईपैड में लगभग जो चार्ज का मामला जहां तक 10 आ रहा है, तो इसका मतलब कभी भी प्राण बाजू निकल सकती है, टें बोल सकता है। फिर भी मैं शुरू कर देता हूँ भाई, जितनी हो जाए हो जाए। मैं एक बार बार बात कहता रहता हूँ कि अपने बच्चों को हम मातृभाषा में शिक्षित करेंगे तो उनके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। बेसिक थिंकिंग जिसको कहते हैं ना भाई, बेसिक आइडियाज। देखिए किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसके बच्चों में बेसिक आइडियाज आए, उसकी खोपड़ी में इस प्रकार के प्रश्न पैदा हो, जिज्ञासा ही होती है, इस प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हो। अब किस भाषा में होगी? अब जैसे मान लीजिए भाई मेघालय का कोई बच्चा है, उसकी मातृभाषा खासी है, तो वो जो सोचेगा बेसिक आइडियाज आएंगे खासी भाषा में आएंगे। गारो है, उसके मन में जो बच्चे के मन में प्रश्न उठेंगे वो गारो भाषा में उठेंगे। मिजोरम का बच्चा है, उसके मन में मिजो भाषा में उठेंगे। कुकी बच्चा है, उसके मन में कुकी भाषा में उठेंगे। तो जिस भाषा में प्रश्न उठते हैं, अभी शायद डॉक्टर जोशी जी ने कहा, जब सोमा बंदोपाध्याय जी ने कहा था कि आचार्य शायद वीना जी ने कहा
आचार्य का काम है विद्यार्थी के मन में हजारों प्रश्न पैदा हों, जिज्ञासाएं पैदा हों। आचार्य वो है जो उन जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाने का, उनको एक प्रकार से आदमी में प्रश्न पैदा हो, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, उसका काम करता है। अब मुझे बताइए भाई, खांसी बच्चे के मन में प्रश्न तो पैदा हो रहा खांसी में, और हम उसको पढ़ा के रहे हैं अंग्रेजी में। तो पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो हमारे बच्चों में जो प्रश्न पैदा होता है उसको किल करने की व्यवस्था करता है। तो 5, 10, 15 साल में देखिए जो प्रश्न, जो इस प्रकार के मौलिक प्रश्न है जो छोटी उम्र में पैदा होते हैं, बड़ी उम्र में पैदा नहीं होते। मैं कई बार कहता रहता हूँ, अब अग्निहोत्री जी के मन में मौलिक प्रश्न थोड़ा पैदा होंगे। अग्निहोत्री जी के मन में तो ये पैदा होगा कि इनकम टैक्स का कोई हिसाब किताब, इनकम टैक्स कितने पर कटता है, कितने पर नहीं कटता, ब्याज पर क्या मिलता है, इस प्रकार के प्रश्न पैदा होंगे। बच्चों के मन में मौलिक प्रश्न पैदा होते हैं। उस उम्र में हम उनकी मौलिकता को नष्ट करने की हमने 100% व्यवस्था की हुई है। और प्रिय मित्रों, मैंने जो छिपकली वाली कहानी थी जिसका अनिल जी ने जिक्र किया, एक स्कूल में मैं गया था, बहुत पुरानी बात है, मैं उन दिनों एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था। तो एक बच्चा जो बकरियां चराता था, स्कूल में पढ़ता था, मैंने 2-4 बार कहा भाई कोई प्रश्न पूछो, कोई ऐसा करो। तो उसने जो प्रश्न पूछा, दैट वाज रिमार्केबल। उसने कहा कि गुरुजी एक प्रश्न मन में आ रहा है, और टीचर ने बहुत डांटा उसको। जब उसके मन में प्रश्न आया तो टीचर ने बहुत डांटा। कहता ये शरारती लड़का है, मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है। मैंने कहा क्या प्रश्न है? कहता गुरुजी मेरे जहाँ क्लास लगती है उस क्लास में दीवार पर एक छिपकली घूमती है। ये भाई छिपकली तो सब जानते ही हैं, खास करके उत्तरी भारत वाले तो जानते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत वाले भी छिपकली में 2-4 बार कहूंगा, अंग्रेजी वाले शायद उसको लिजार्ड कहते हैं, लिजर्ड कहते हैं, जो भी कहते होंगे, भाई छिपकली तो छिपकली रहेगी। तो वो कहता है क्लास में छिपकली दीवार पर घूमती है। मैंने कहा फिर? कहते एक दिन सर उसकी पूंछ कट गई थी। मैं कहा भाई तुम मुझसे क्या पूछना चाहते, पूंछ कट गई थी, मैंने उसमें क्या करना है? कहता सर 7-8 दिन बाद पूंछ दोबारा आ गई। ओ भाई, मैं क्या पूंछ आ गई, अब मुझे बताओ मुझसे क्या पूछते हो, प्रश्न तुम्हारे दिमाग में क्या है? उसका प्रश्न जबरदस्त था। उसने कहा सर छिपकली की पूंछ कट गई तो दोबारा आ गई, मेरे पिताजी का उंगली कट गई थी, 2 साल हो गए, वो दोबारा क्यों नहीं आई? अब देखिए ये मौलिक चिंतन क्या है। आज दुनिया की प्रयोगशालाओं में करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च हो रहा है कि छिपकली में ऐसा कौन सा गुण है कि उसका कोई अंग कटता है तो रीजनरेट हो जाता है। आदमी में वो क्या गुण नहीं है जिसके कारण उसका कोई अंग कटता है, रीजनरेट नहीं होता। अब देखिए जैसे इसको मौलिक चिंतन कहते हैं, मौलिक प्रश्न, बेसिक आइडिया। मैं कहता भाई छिपकलियां तो हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे घर में 15 छिपकलियां घूमती होंगी, लेकिन कभी हमारे मन में नहीं आया कि पूंछे भी हमने कटती हुई देखी। एक आध बार तो छिपकली की पूंछ खुद ही काट दी कि देखेंगे अब कैसे आती है, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर आ गई। तो लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं आया कि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो क्यों आ जाती है, और हमारी उंगली कट गई तो क्यों नहीं आई। ये बेसिक प्रश्न किसके लड़के के दिमाग में आया? वो बकरियां चराता था भाई। उसके हेडमास्टर ने मुझे कहा कि सर बकरियां चराता है, स्कूल आ जाता है, मैं तो तरस खाकर इसको दाखिल किया हुआ है और बहुत ही गरीब है। तो वो किस लिए आया? क्योंकि एक तो वो नेचर के नजदीक था, बकरियां चराता था। मैं कहता तो ये बड़ा गुण है, नेचर के नजदीक रहकर आदमी अपनी भाषा में सोचता पड़ता है तो मौलिक चिंतन होता है। और किसी भी देश की तरक्की का एक ही रास्ता है कि वो अपनी भाषा में बोले। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये देश को अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। आपका बहुत बड़ा योगदान है भाई, आपने मुझे भी इसमें बुला लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और वैसे जैसे जोशी ने कहा मैं रास्ते में हूँ, तो आदमी वैसे तो उम्र भर रास्ते में ही रहता है, जिसको लगता है कि रास्ता खत्म हो गया वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में होते होते गपशप होती रहे तो अच्छी बात होती है, आदमी रुक जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये रास्ते में चलने का संस्थान है, भाष्य का संस्थान है, सूत्रों को व्याख्यायित करने का संस्थान है। हिंदुस्तान को उसकी भाषा में हिंदुस्तान पुनः बोलने लगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, जिस दिन हिंदुस्तान अपनी भाषा में बोलने लग जाएगा उस दिन हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, और फिर दुनिया के दूसरे लोग हमारी भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम खुद ही अपनी भाषा नहीं बोले तो दूसरा हमारी भाषा क्यों सीखेगा? उसको लगेगा कि इसके पल्ले है ही कुछ नहीं,
तो इसलिए भाई अपनी भाषा को उच्च स्थान देने के लिए और भारतीय भाषाओं में डायलॉग स्थापित करने के लिए संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रित किया। मैं आपके एक बार फिर आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी। अभी आपने सुनाई छात्रों को मिलनी चाहिए कि अगर उनके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो वह अपनी जिज्ञासा को अपने अध्यापक, अपने शिक्षक, अपनी माँ जो कि उसकी प्रथम गुरु है उसके समक्ष रखे और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करे, जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चंद्रकांत कोठे जी। कोठे जी अगर जुड़े हुए तो। हाँ, आप सबने बड़े मनोयोग से मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमा उपाध्याय, मेरी आवाज आ रही है कोठे जी? आज आ रही है, आप बोलिए। आप सबने बड़े मनोयोग से आज के सत्रारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय कुलपति महोदया का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने गुरु की महत्ता और गुरु के आदर्श जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण में गुरु के आदर्श जीवन का अत्यंत महत्व है और इस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण दाता है उसको अपने आचरण को अच्छा रखना है, जिससे कि जो प्रशिक्षणार्थी अध्यापक है वह स्वयं भी अपना आचरण अच्छा रखे। तो इसका बड़ा महत्व और प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा, ये उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। और राष्ट्र के निर्माण में इन प्रशिक्षणार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। संस्थान, परिवार और अध्यापक शिक्षक आदरणीय कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके प्रति हृदय से आभार। संस्थान परिवार की निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक महोदया प्रोफेसर बीना शर्मा जी ने हमारे विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए बड़ा ही सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने भी गुरु के आचरण और गुरु की आदर्श जीवन पर प्रशिक्षणार्थियों को जो वो उनकी क्लास है वह आनंददायी हो, ऐसे रोचक अपनी क्लासरूम कैसी हो और अद्यतन अपडेट अपने आप को रखे, जिससे विद्यार्थी अपने क्लास के लिए लालायित हो। तो मैं आदरणीय निदेशक महोदया के प्रति विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमें इस कार्यक्रम में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल कुमार शर्मा जी जोशी जी ने जो हमारे छात्रों को कार्यक्रम से जुड़े हुए विभागीय और अन्य विभागों के अध्यापकों, क्षेत्रीय निदेशकों, सबको के प्रति जो एक उद्बोधन दिया, उनके सानिध्य में ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोटोरी इस संस्थान के जो संस्थापक आदरणीय डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी ने जो विजन, दूरदृष्टि दी कि यह संस्थान की जो राष्ट्रीयता की जो भूमिका है, राष्ट्र को एकता में सूत्र को बांधने की जो भूमिका है, उसको जोड़ने की जो भूमिका है, उसमें अधिकतम किस तरीके से संस्थान हो सकता है, इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्थान के अध्यापकों को कहा कि अपनी टीचिंग में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करें, जिस और अपडेट रहे, अद्यतन रखे। ऐसा नहीं कि 5-10 सालों से हम वही
एज इट इज तरीके से वही सेम टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम पढ़ा रहे हो, तो ये विचार हम अध्यापकों के लिए, हमारे शिक्षक बड़े अभिप्रेरित करने वाले संस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय शिमला से अपने अत्यतम कार्यक्रम में से उन्होंने हमारे कार्यक्रम में लगभग 1 घंटे से ऊपर सुना और छिपकली की कहानी और विभिन्न प्रकार की, जैसे गुरु नानक देव जी की पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, शंकराचार्य जी की यात्रा और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो शिक्षण है उसमें जो बेसिक आइडिया या मौलिक विचार जो है उसकी उत्पत्ति अपनी मातृभाषा में ही होती है। तो कोशिश यह हो पूरी शिक्षण व्यवस्था को हम इस तरीके से संचालित करें कि बेसिक आइडिया का वो मरण न हो, वो छात्रों की जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो मौलिक विचार बने रहे, वो खत्म न हो, उनको बढ़ावा देने की वो नष्ट करें। तो इस दृष्टि से भी हम जो टीचर एडुकेटर्स है और जो टीचर ट्रेनीज है, जो आगे चल के शिक्षक बनने वाले हैं, उन सबको एक दिशा दी उन्होंने अपने अध्यक्ष के उद्बोधन के माध्यम से कि हमें विद्यार्थियों को ये जो आइडियाज है, मौलिक विचार है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनको उत्पन्न करना है। तो उनके प्रति भी मैं विभाग की ओर से हमारे छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए संस्थान परिवार की ओर से मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े लगभग 190 लोग के आसपास इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। सभी केंद्रीय संस्थान परिवार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, शैक्षिक सदस्य, कुलपति, कुल सचिव महोदय और अन्य कार्मिक, और इस कार्यक्रम के संचालन व्यवस्था से जुड़े हुए जो कार्मिक सदस्य है, शैक्षिक सदस्य है, उन सभी के प्रति मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सभी के प्रति धन्यवाद। नमस्कार। सपना जी को सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका इसमें ऐसा ही मिलता रहे। आप सभी सम्मानित सदस्य जो आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सबको एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे छात्र छात्राओं को प्यार भरा इसलिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर मैडम संपन्न होता है। बिल्कुल संपन्न होता है। सफल आयोजन के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग को हार्दिक बधाई, बधाई, अभिनंदन और उपाध्यक्ष महोदय अनिल शर्मा जी को भी नमस्कार। सभी को सबको नमस्कार। मेरा की ओर से भी सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद राजेश जी। ठीक है। ये मोने ये से कैसे हो भाई, फिनिश कैसे हुई?